चल देख यहाँ पे, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाइब्रेशन, डैम्ड वाइब्रेशन। भैया व्हाट डू यू मीन बाय डैम्ड वाइब्रेशन? तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे, लास्ट क्लास में, कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है। ये ऐसे एक पेंडुलम पड़ा था भैया, इसको क्या किए हम, बस ऐसे करके पुश कर दिए तो ये वाइब्रेट करने लग गया। तो ये इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से आया, तो दिस इज कॉल्ड इट्स नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, इसी में इसका नेचुरल फ्रिक्वेंसी हुआ, जितना समय लिया उसका नेचुरल टाइम पीरियड हो गया। तो ये सब बात हम लोग पढ़े थे। अब हम क्या करते हैं, अब हम तुमको बताते हैं डैम्ड वाइब्रेशन। तो हम बताए थे लास्ट क्लास में कि ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन, सॉरी, ये जो फ्री वाइब्रेशन था, ये तुम्हारा क्या था, इसमें एम्पलीट्यूड जो रहता है कांस्टेंट रहता है। तो ये बताए थे, एक हाइपोथेटिकल केस है, आइडियल केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एयर तो अपना रेजिस्टेंस लगाएगा ही लगाएगा, तो एम्पलीट्यूड घटेगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा एम्पलीट्यूड जो आ रहा था, सबका क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डैम्ड वाइब्रेशन में यही चीज, तो ध्यान देना। फिर लिखता है द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। उसमें क्या लिखा था तुम लोग बताओ मेरे को, ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड लिखा था। ठीक है, तुम लोग देख, वापिस से दिखा देते तुम लोग को। तो देख, यही कीवर्ड सब पे तुम लोग को मेन फोकस करना है, ताकि तुम लोग को क्लियर रहे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लिखता है यहाँ पे द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तुमको दिखाते हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन देख, अ बॉडी केपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग हैज अ कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अंडरलाइन किया ही होगा तुम लोग को, बोले थे। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एम्पलीट्यूड जो रहता है, देखिए भैया यहाँ भी, और सॉरी, एम्पलीट्यूड जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें देखो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि वहां पे भी हम लोग रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं डैम्ड वाइब्रेशन, इसी को क्या बुलाते हैं, डैम्ड वाइब्रेशन। तो आप सुनते जाना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस, एक मिनट, हाँ, इट इज आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन अ बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट इन अ मीडियम, कोई भी बॉडी को हम वाइब्रेट करवाएंगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विद टाइम एंड अल्टीमेटली द बॉडी स्टॉप्स वाइब्रेटिंग। तो सीधा सा बात, हम लास्ट क्लास में भी तुम लोग को ये बात बताए थे। अगर हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी का बात करें या बॉल का बात करें, गैलीलियो बताए थे कि अगर ये बॉल पे फोर्स लगा दिया जाए, बॉल क्या होगा, धरती का चक्कर लगाते रहेगा, लगाते रहेगा, लगाते रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स तक। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है, तुम लोग बताओ मेरे को, नहीं बे, क्यों नहीं है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, क्योंकि भैया एयर फ्रिक्शन फोर्स लगाया ऑफ जिसके कारण से बॉल रुक गया। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पेंडुलम है, ये ऐसे नहीं होगा कि ऐसे करके वाइब्रेट करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, ये भी रुक जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो लिखता है यहाँ पे the amplitude of vibrating body continuously decreases with time and ultimately the body stops vibrating. Such vibration are called damped vibration. तो ऐसे vibration को क्या कहते हैं, damped vibration बुलाते हैं। उसका डेफिनेशन हो गया, तुम लोग अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है इन damped vibration टू फोर्स एक्ट ऑन दी बॉडी। यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, दो फोर्स, एक तो रीस्टोरिंग फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, in damped vibration two force act on a body, the restoring force and the frictional force due to the surrounding medium. The amplitude of motion decreases due to frictional force. तो एम्पलीट्यूड अंडरलाइन करो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसके कारण से घट जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से। The frictional force at any point at any instant is proportional to its velocity. ठीक है, तो वो क्या चीज के प्रोपोर्शनल बता दिया, वेलोसिटी। अब ये आ गया, तुम लोग जो क्लास 9th में पढ़े थे न्यूटन्स लॉ, उसी पे है। ठीक है, तो हम तुमको तभी बता रहे कि गैलीलियो वाला जो पढ़ा था वो क्लास 9th में ही पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू ए। लिखता है यहाँ पे फ्रॉम द रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ये सबको पता है, फिजिक्स में सबको एक कुछ पता ना रहे, ये पता ही रहता है। If a body moving with velocity v is brought to rest by resistive force F in time t, the resistive force is equals to क्या हो गया, F is equals to mv by t। ये क्या ऐसे आ गया भैया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, तो वही उसकी जगह यहाँ पे ये लिख दिया। तो लिखता है यहाँ पे कि बॉल अगर ऐसे करके जा रहा था, हम इसके उल्टा एक फोर्स लगा दिए,
ये जो है ये कौन सा फोर्स हो गया, रेजिस्टिव फोर्स हो गया। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वही mv बाई क्या आ गया, t आ गया। Thus the resistive force F needed to see stop a moving body is proportional to velocity। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे देख हम सबको कांस्टेंट कर देते हैं, m और t को कांस्टेंट कर देते हैं, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वेलोसिटी। तो भैया आप देखो यहाँ पे जितना यहाँ पे मास को भी नहीं बात कर रहे हैं हम, एक साइकिल आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, एक साइकिल आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, हम ट्रक का बात ही नहीं करेंगे, ट्रक को तो रोक ही नहीं सकते भैया, रोकने गए थे उड़ गए हम ही लोग। तो यहाँ पे हम बात करें साइकिल का, साइकिल भी अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगा तो वहां भी चोट लग सकता है। तो यहाँ बस यही कहना चाहता है कि जितना वेलोसिटी से कोई भी बॉडी आएगा उसको रोकने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो बस तुम लोग इतना से यहाँ पे लास्ट में एक यही लिख ले, F इज डायरेक्टली, ये वाला लिख ले, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बता रहा है, वेलोसिटी। और ये F जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्यों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बता दो तो मेरे को तुम लोग। ये F को हम उल्टा दिखाए, इस तरफ से नहीं दिखा रहे, इधर से दिखा रहे, बताओ क्यों। फ्रिक्शन में। वेरी गुड भैया, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ए ओपोजिंग फोर्स, ठीक है, वो क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एकदम सही बताया। अब देख यहाँ पे फिर क्या बताता है, तो यहाँ चीज वही आ गया, तो यहाँ पे भी तुम लोग लिख सकते हैं F इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भैया, V हो गया। अब यहाँ पे देखो इट हैज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट मोशन, उसको रोकने का मोशन को क्या है, टेंडेंसी मतलब रोकने का क्षमता है उसके पास। एज अ रिजल्ट द एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिसिपिटेट्स, घटते जाता है, इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड सो इट्स एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। और इस कारण से उसका एम्पलीट्यूड जो है धीरे 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 करके क्या होते जाता है, घटते जाता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट हैज लॉस्ट ऑल इट्स एनर्जी इट स्टॉप्स। तो तुम लोग देख सकते हैं इस पॉइंट पे आके ये एकदम क्या हो गया, रुक गया, ये आके क्या हो गया, रुक गया। तो ऐसे सोचो भैया ये पेंडुलम पहले ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते जा रहा था, करते 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 एक समय आएगा पेंडुलम कहाँ पहुंच जाएगा, वापिस से अपने मीन पोजीशन पे, पेंडुलम वापिस से कहाँ पहुंच जाएगा, अपने मीन पोजीशन में पहुंच जाएगा। वो जो वाइब्रेट कर रहा था ऐसे 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 करके धीरे धीरे करके वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कौन रोका उसको जल्दी बताओ मेरे को, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। उसको कौन रोक दिया, फ्रिक्शन। तो देख द एनर्जी लॉस्ट बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली इनटू हीट एनर्जी। अब भैया हम लोग पढ़े लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया ये जो एनर्जी ऐसे से हो रहा था, पहले काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा था, तो जब रुक गया तो दोनों जीरो हो गया, जब रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया। तो भैया ये एनर्जी कहाँ गया, हम लोग पढ़े हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे वही बता रहा है, ध्यान से देख, the energy lost by vibrating body changes continuously into heat energy and it get dissipated into surrounding medium। वो भैया कहाँ चला जाता है, सराउंडिंग मीडियम में चला जाता है। तो rate at which the energy is lost to the surrounding or the rate of decrease of amplitude depends on nature, ठीक है, वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, अंडरलाइन कर लो। और वो नेचर में विस्कोसिटी का बात करेंगे, डेंसिटी का बात करेंगे, ऑफ द सराउंडिंग मीडियम एंड ऑल्सो ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वो डिपेंड करेगा क्या चीज में, इसके शेप एंड साइज पे, शेप एंड साइज इसका, और सराउंडिंग मीडियम का क्या बताया, सराउंडिंग मीडियम का डेंसिटी बताया और विस्कोसिटी बताया। सीधा सा बात हम तुमको यही कहना चाहते हैं कि मान लेते भैया इसको पानी में डुबा देते हैं और इसको एक मरकरी में डुबा देते हैं, तो किसमें डेंसिटी ज्यादा लगेगा, मरकरी वाले में कि पानी वाले में, मरकरी। कोई भी बच्चा बता सकता है, मरकरी वाले, मरकरी वाले में। तो सोच क्या रहे तुम लोग, तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, सराउंडिंग मीडियम का हम लोग क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं, और हम लोग इसका क्या देखते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या देखते हैं। ये दो बात ध्यान रखना, वाइब्रेटिंग बॉडी का क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, हम लोग पहले भी ये चीज पढ़े थे, वाइब्रेटिंग बॉडी का हम लोग पहला पार्ट में भी ये पढ़े थे, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और सराउंडिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ डैम्प वाइब्रेशन। तो हम तुम लोग को बताए थे ऐसे करके, फोर्स वाइब्रेशन का भी एग्जांपल्स बताए थे और बताए भी थे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे भी हम बताएंगे तुमको कि कौन कौन सा डैम्प वाइब्रेशन होता है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या लिखता है, व्हेन ए स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री इज पुल्ड, ठीक है, ये सब क्या होगा स्कूल में, ठीक है, हम लोग टिकोला तोड़ते थे, तुम लोग भी तोड़ता ही होगा। व्हेन ए स्लिम ब्रांच ऑफ ए ट्री इज पुल्ड एंड देन रिलीज इट्स मेक डैम्प वाइब्रेशन। तो भैया आप देखो यहाँ पे
पेड़ का डाली है, ठीक है, पेड़ का डाली है, यहाँ पे आम लटक रहा है, इसको हम नीचे खींच के छोड़ दिए, तो ऑब्वियस सा बात है ये क्या करेगा, ऐसे करके ऊपर नीचे करेगा। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है, इट मेक्स डैम वाइब्रेशन। ये कौन सा वाइब्रेशन कर रहा है, डैम वाइब्रेशन। फिर दूसरा देखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन स्ट्रोक ऑन अ रबर पैड एग्जीक्यूट डैम वाइब्रेशन। तो यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल भी लिए थे, इसको हम रबर पैड में ऐसे करके क्या किए, स्ट्रोक किए, मतलब ऐसे करके स्ट्रोक किए, तो वहां पे कौन सा वाइब्रेशन हो रहा है, डैम वाइब्रेशन हो रहा है। अ सिंपल पेंडुलम ऑक्सिलेटिंग इन एयर और एनी अदर मीडियम एग्जीक्यूट डैम वाइब्रेशन। तो अब एक बात देख भैया, नेचुरल और इसमें अंतर क्या हुआ, यही अंतर है कि वहां पे हम लोग मान ही नहीं रहे थे कि एयर है, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि एयर है। तो एयर है तो बताओ ये धीरे धीरे आके क्या हो जाएगा, पेंडुलम रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा, रुक जाएगा। रुक तो यहाँ पे जाएगा हम भैया। यही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एयर कंसीडर कर रहा है। उस केस में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि उधर भी पेंडुलम को जो ऐसे करके स्विंग करा दिए थे, तो स्विंग कर रहा था, बट वहां पे हम लोग एयर मान ही नहीं रहे थे, वहां पे हम लोग वैकम मान रहे थे, वहां पे क्या मान रहे थे, वैकम। द वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग हैव अ मास, ये भी बताए थे तुम लोग को कि ऐसे करके स्प्रिंग ले लिए थे और इसमें ऐसे करके लटका दिए थे। चलो अब हम तुम लोग से पूछते क्वेश्चन, कौन बच्चा मेरे को बताएगा ये इसका फ्रीक्वेंसी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। श्रुति बताएगी, बता श्रुति। सैम बताओ। भैया हार्डनेस, वो जो स्ट्रिंग का हार्डनेस क्या और चीज में? फिर हाँ, स्प्रिंग के हार्डनेस पे रिलेशन बताओ, रिलेशन। भैया F = 1/2 √K/m। बुक से देख के बता रहा है ना। नहीं भैया, फ्रीक्वेंसी वहां पे बताया था के के, ठीक है, के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, और मास के क्या बताया था बता, इनवर्सली के डायरेक्टली, इन्वर्सली इनवर्सली। इन्वर्सली तो तुम लोग को ये फॉर्मूला आया था, हमको पाई ही नहीं चाहिए, काम ही नहीं, वो तो फॉर्मूला हो गया भैया, वो आएगा नहीं, सिलेबस ही में नहीं है। यहाँ पे हम बस तुमको यही पूछना चाह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड करता है, देन हार्डनेस पे डिपेंड करता है। अब तुम लोग पढ़ता नहीं है, हमको बार बार बोलना पड़ता है, बहुत खराब लगता है, झूठ क्या बोलेंगे। और दूसरा चीज है, एक मिनट फिर से ज्ञान देते तुम लोग को। भैया अनम्यूट कीजिए। भैया अनम्यूट। म्यूट है। हम क्वेश्चन पूछते तुम लोग बता नहीं पाता है। हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, तो तुम लोग सब अच्छा बच्चा, सब अच्छा कर सकता है। हम एक दो जन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखे, डैनियल में सबसे ज्यादा। यहाँ पे देख एग्जांपल्स ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन, यहाँ पे देख क्या लिखता है, द वाइब्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग हैव अ मास। तो हम तुमको ये बात बता रहे थे, तो तुम लोग को ये चीज बताए हैं लास्ट क्लास में, वीडियो भी भेजे थे, तुम लोग देखता, हम तुमको बोले भी थे। यहाँ पे देख ये चीज बोल के बोले थे कि ये सब चीज फैक्टर्स का ध्यान रखना। यहाँ पे देख अभी जो बोल रहा था सैम कि F = 1/2π, 2π कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब ही नहीं, वो तो भैया फॉर्मूला हो गया। हम पूछ रहे रिलेशन, तो बोला भैया फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस के, क्या बताया था, के से डिपेंड करता है, और क्या बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम तुम लोग को ये चीज बताए थे अच्छे से। तो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे को बताओ, पेंडुलम का बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंथ से क्या रिलेशन है पेंडुलम का, तुम ही लोग बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लेंथ के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आगे और यूज आने वाला है, ठीक है, तुमको हम बताएंगे, इसका बहुत यूज है, ये बताने का कारण ही था आगे इसका यूज करके हमको क्वेश्चंस बनाना है। तो ध्यान देना, भी जब आएगा तो हम वापिस तुमको बताएंगे। अब चल यहाँ तक जो है हो गया, हम लोग का एग्जांपल्स देख लिए भैया। अब आता है डिफरेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको टिक करो तुम लोग सब, स्टार मार्क करो। क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना, फिर चार का चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट बताएंगे। क्यों? क्योंकि भैया कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सबसे पहला चीज याद नहीं करना है, समझना है। हम बात करते एक फैक्टर देते तुम लोग का एम्पलीट्यूड, बिना देखे बताओ नेचुरल वाइब्रेशन और डैम्ड वाइब्रेशन में बता सकता है तुम लोग किसमें क्या था। एम्पलीट्यूड के बारे में अभी तुम लोग को बताए थे, क्या बताए थे बता। नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, घटता है, बढ़ता है, सेम रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। वेरी गुड। कांस्टेंट। नेचुरल में तुम लोग कांस्टेंट। भैया वहां पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और डैम्ड में क्या हुआ था, एम्पलीट्यूड डिक्रीज। डिक्रीज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। नेचुरल में लिखता है द एम्पलीट्यूड ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वाइब्रेशन कंटिन्यूज फॉरएवर, ठीक है। डैम्ड में देखते हैं क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है,
ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद टाइम एंड अल्टीमेटली क्या हो जाता है भैया, रुक जाता है, खत्म हो जाता है, वाइब्रेशन सीज हो जाता है, ठीक है, खत्म हो गया। दूसरा बात करते हैं नेचुरल में, क्या बोलता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी नेचुरल वाइब्रेशन। भैया वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा तो एनर्जी का लॉस कैसे होगा। जैसे मशीन पे चलते हैं हम लोग, मशीन में क्या होता है भैया, नो मशीन इज 100% एफिशिएंट, व्हाई, तुम ही लोग बताओ। बिकॉज भैया वहां पे क्या हो जाता है, इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन में एनर्जी लग जाता है, इसलिए 100% एफिशिएंट नहीं होता है। हम तुमसे पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मशीन इज 80% एफिशिएंट, इसका मतलब भैया 20% जो है ये 80 पार्ट ऑफ वर्क वो यूजफुल वर्क में दे रहा है, और 20 जो है वो ओवरकमिंग फ्रिक्शन में चला जा रहा है। तो यहाँ पे यही चीज है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे भी नो लॉस ऑफ एनर्जी इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन डैम में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है तो एनर्जी लॉस हो जाता है। बोला था इन द फॉर्म ऑफ हीट, आज ही पढ़े थे ना, किसके फॉर्म में चेंज हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। और वो कहाँ चला जाता है बताओ तुम लोग, सराउंडिंग। सराउंडिंग, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख तीसरा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अभी देखिए भैया एक और फैक्टर दूसरे बार बना, मतलब वापिस बना दिया, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी। और डैम वाइब्रेशन में क्या होता है, इन एडिशन टू द रिस्टोरिंग फोर्स, बताया था दो फोर्स होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है और एक क्या होता है, अ फ्रिक्शनल और डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी टू अपोज इट्स मोशन। ठीक है, यहाँ लिखता है नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द वाइब्रेटिंग बॉडी, द वाइब्रेशन आर ओनली अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे भैया सिर्फ एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, कौन सा फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। चौथा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन, हम तुमको बोले थे कि फ्रीक्वेंसी के लिए पहले भी आया था, डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको यहाँ ध्यान देना, ये बहुत चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख, ये चारों में ये नया पॉइंट में ये आया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लेस देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब डैम यहाँ का जो फ्रीक्वेंसी होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, कम होता है। और दूसरा चीज क्या बता रहा है, द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन डैम्पिंग फोर्स, और ये डिक्रीज होने का कारण क्या हुआ है, इस डिक्रीज होने का कारण यही हुआ है क्योंकि वहां पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, वहां पे क्या लग रहा है, डैम्पिंग फोर्स। वही फ्रिक्शनल फोर्स की जगह ये क्या लगा दिया, फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स लगे, मतलब एनी एक्सटर्नल कॉज जो उसको रोक रहा है, उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, डैम्पिंग फोर्स बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, डैम्पिंग फोर्स। और अगर एयर का बात बोले तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स बुला सकते हो, अलग एयर के अलावा कोई भी फोर्स है तो उसको कौन सा नाम दे दिया गया है, डैम्पिंग फोर्स, क्योंकि ये डैम वाइब्रेशन है इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया, डैम्पिंग फोर्स दे दिया। तो एकदम क्लियर रखो चारों पॉइंट। पहला में भैया एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, डैम में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाता है भैया, देयर नो लॉस ऑफ एनर्जी नेचुरल में, और डैम पे एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तीसरा में देखो क्या बताया, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन वाइब्रेटिंग बॉडी, खाली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स के साथ आपका डैम्पिंग फोर्स भी एक्ट करता है, या उसको फ्रिक्शनल फोर्स भी बुला सकते हैं। चौथा क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होता है डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, और वो कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता भैया, बॉडी का फ्रीक्वेंसी जो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होता है। हम तुमको एक चीज यहाँ पे लिख के दे देते हैं, ठीक है, एन हो गया बॉडी का फ्रीक्वेंसी, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एफ हो गया इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी, एन इज लेस देन एफ, ठीक है, एन जो है वो, सॉरी, एन इज लेस देन एफ, ठीक है, हाँ सही तो है, एन इज लेस देन एफ बता रहे। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या बताया, द डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन डैम्पिंग फोर्स, और वो जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है, डैम्पिंग फोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे तुम देखो कोई भी मशीन का 100% एफिशिएंट हो सकता है, नहीं, हम लोग पढ़े हैं कि आइडियल मशीन जो होता है वो 100% एफिशिएंट होता है, और तुम्हारा जो एक्चुअल मशीन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा, वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन पे, तो यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे तो भैया कोई फैक्टर्स भी नहीं है, खाली एक तुम्हारा बताया ये चौथा वाला पॉइंट पे फैक्टर, और तो कोई फैक्टर भी नहीं बताया। अब मेन हम लोग का दो खत्म हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो ध्यान से सुनना और क्या बताता है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा, तो ध्यान से सुन सब बच्चा। The vibration of a body which takes place under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibration. देख ध्यान से, the vibration of a body which takes place under the influence of an external periodic force acting on it are called forced vibration. अब यहाँ पे देखो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे बॉडी को हम वाइब्रेट करा रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को वाइब्रेट करा रहा है, धक्का मार के इसको ऐसे ऐसे करके मूव करा रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है इसी को हम लोग कौन सा वाइब्रेशन कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो
जैसे अभी हम तुमको फोर्स कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है, कि तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, तुम अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे हो, ठीक है, तुम अपने क्या चीज में हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या क्योंकि ठीक है, और हम तुम पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ताकि तुम और आगे की तरफ मूव कर सको। तो यहाँ पे भी वही चीज बताना चाह रहे हैं कि फोर्स वाइब्रेशन क्या हुआ कि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, इसको और अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेशन भैया बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई बॉडी गिर रहा था, हम इस पे और धक्का लगा दिए और कस के गिर जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, तो ध्यान से सुनना क्या क्या लिखता है। पहले फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं। The vibration of a body which takes place under the influence of an external periodic force acting on it are called force vibration। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया भैया। क्या बोला यहाँ पे कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसके कारण से इसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन। तो इन ऐसे तरह के वाइब्रेशन को क्या बुलाते हैं, फोर्स वाइब्रेशन। The body executing forced vibration is thus acted upon three forces। अब यहाँ पे तीन फोर्स लग रहा है, दो फोर्स पहले भी पढ़े थे, एक रिस्टोरिंग फोर्स जो नेचुरल में भी लगता है, डैम में भी लगता है, और फोर्स वाइब्रेशन में लग रहा है। दूसरा हम लोग डैम में पढ़े थे, वो था फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स, और यहाँ पे एक तीसरा फोर्स आ गया जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसके कारण तुम धक्का दे रहे थे उसको, वो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स आ गया। तो एकदम क्लियर रखना, नेचुरल में भैया रिस्टोरिंग फोर्स लगता है खाली, डैम में रिस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दो लगता है या डैम्पिंग फोर्स बुला ले, और यहाँ पे एक तीसरा फोर्स लग रहा है जिसको ड्राइविंग फोर्स भी बुला सकते हैं और या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी बुला सकते हैं। तो इस चीज को एकदम क्लियर रखना। देख लिखा हुआ भी है नीचे, अंडरलाइन कर ले। द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। इसको क्या बुलाते हैं, ड्राइविंग फोर्स। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोल, हाथ उठा सकता है, नाम लिए भी बिना बता देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो ठीक है, शायद कोई किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छा बात है मेरे लिए। When an external periodic force is applied on a vibrating body, अब सुन ध्यान से, बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, बॉडी ऐसा नहीं है रुका हुआ है। When an external periodic force is applied on a vibrating body, the body no longer vibrates with its natural frequency। तो भैया अगर आप मान लीजिए क्या हो रहा है, कोई बच्चा, क्यों बच्चा को गिरा है, कोई डंडा गिर रहा था, ठीक है, तुम और धक्का दे दिया, तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि वही रहेगा, बता खाली। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी बोल रहा है द बॉडी नो लॉन्गर वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक बॉडी भी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था बेचारा, इस पे तुम क्या किया के धक्का लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो ये और कस के क्या करने लगेगा भैया, वाइब्रेट करने लगेगा। ये और कस के क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। कुछ है तो नहीं अभी पेंडुलम जैसा भैया, जो ये अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे था वो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे नहीं रहा। तो लिखता है यहाँ पे, तो क्या चीज में आ गया, इट ग्रेजुअली एक्वायर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यही लाइन इस पूरा चैप्टर का जान है। यहाँ पे NF के बराबर आ गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। पहले नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा था, जब हम इसको धक्का लगाए भैया, जब हम इस पे ड्राइविंग फोर्स लगाए, तो बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी टर्न्ड इनटू इसके फोर्स्ड वाइब्रेशन में चेंज हो गया। मतलब तुम्हारा किस में चेंज हो गया, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बुला सकता है तुम उसको। तो यही चीज यहाँ बताना चाहता है। तो क्या होगा, तुम लोग देखो, यहाँ से ये पहले यहीं तक आ रहा था, जब धक्का दिए तो ये कहाँ पहुंच गया भैया, A से B छोड़िए, B से और दूर भाग गया, C पे चला गया। तो ये जो है, ये इसका क्या बढ़ गया बताओ, यहाँ से यहाँ इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, कौन बच्चा बताएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, वेरी गुड। इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस यही चीज हमको समझाना था तुम लोग को, और कुछ भी नहीं है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ऑब्वियस सा बात है भैया, हल्का सा चाटा लगा और कस के चाटा लगाओ, तुम फील कर सकते हो किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फिर अंडरलाइन करो इसको, if the frequency of external force is different from the, अब सुनना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन एक आने वाला आगे, ठीक है, एक पैराग्राफ क्वेश्चन आने वाला, उसका एक क्वेश्चन ये है, सुनना ध्यान से सब बच्चा। if the frequency of external force is different from the natural frequency of the body, the amplitude of oscillation बहुत छोटा रहेगा भैया, which die out soon due to presence of damping force। क्योंकि भैया वो डैम्पिंग, वहां पे डैम्प वाइब्रेशन हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, डैम्प वाइब्रेशन। भैया देखिए क्या हो रहा है, ये अपना अपना खाली क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है, ये अपना क्या कर रहा है, मूव करते जा रहा है। यहाँ पे बोला कि एक्सटर्नल, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब चाहे भैया ज्यादा हो या चाहे कम हो, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ ज्यादा हो या कम हो, दोनों केस में
इसका ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड घट जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम तुमको बताया कि अगर एन एफ के बराबर हो गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, ध्यान से सुनना, फिर बार बार बोल रहे हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं रहा, अगर बराबर नहीं रहा, चाहे ज्यादा रहे या चाहे कम रहे, दोनों केस में भैया ये पेंडुलम जो है धीरे धीरे होके क्या हो जाएगा, इसका जो ये इतना दूर गया था, मान लीजिए देखिए यहाँ पे हम नाम लिख के समझाते हैं, ये ए से बी, बी से सी चला गया था, ये क्या हो जाएगा, इस बार सी तो छोड़िए, अब बी को तो छोड़िए, बी में भी नहीं पहुंचेगा, ए और बी के बीच में ही रह जाएगा, इसका ऑक्सीलेशन घट जाएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एन और एफ बराबर नहीं है। ठीक है, जब एन और एफ बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या बोलते हैं कि अगर एन एफ के बराबर हो गया, एन एफ के अगर बराबर हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है, तुम लोग देखना, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज वेरी स्मॉल विच डाई आउट सून। क्यों, क्योंकि भैया डैम्पिंग फोर्स में तुमको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, मतलब जो कि भैया धीरे धीरे क्यों एयर फ्रिक्शन लगा रहा है, जिसके कारण से ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, बट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आगे यहाँ पे ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो क्या होगा, तो भैया एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन बहुत बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन absence of damping force, in absence of damping force the amplitude of vibration at resonance is infinite। ठीक है, अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं लगे तो भैया रेजोनेंस का जो होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहां पे एयर फ्रिक्शन लगाएगा ही लगाएगा, जिसके कारण से उसका रेजोनेंस जो दैट इज एम्पलीट्यूड जो है उतना नहीं जाएगा। तो यही है स्पेशल केस फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस, जहां पे क्या हो जाता है, एन एफ के बराबर हो जाता है और बॉडी कस कस के क्या करने लग जाता है, वाइब्रेट करने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और इसी स्पेशल केस को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस बुलाते हैं। इसी स्पेशल केस को क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस। हम फिर से बताएंगे तुम लोग को रेजोनेंस, टेंशन मत ले, तुम लोग पहले तो इसको मार्क कर ले और यहाँ पे ध्यान दे, दो बात बताए, जब एन एफ के बराबर नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, दोनों केस में एन एफ के बराबर नहीं है, एन क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है फोर्स फ्रीक्वेंसी, दोनों बराबर नहीं है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, पहले ये समझो, एम्पलीट्यूड लो हो जाता है। और एन एफ के बराबर होगा तब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहला बात। ठीक है, अब इसके लिए हम एक वीडियो दिखा रहे हैं, जरा सा पहले तुम लोग देखो, ये भी है तुम्हारे बुक का ही है, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे, बुक में ही है, तुमको दिखाएगा एक वीडियो, मतलब तुमको एक एग्जाम्पल में आएगा, हम तुमको एनिमेटेड वीडियो दिखा रहे हैं उसका। Want to write essays that inspire? Resonance. सुनना, पहले बता रहे कि रेजोनेंस क्या होता है, तो अभी हम तुम लोग को बताए रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन ऑक्सीलेशन साइकिल हम तुमको पहले ही दिन बताए थे, कुछ भी बोला एक ही बात है, ऑक्सीलेशन की जगह साइकिल या वाइब्रेशन, ठीक है, या वेव। तो यहाँ पे हम तुमको यही बोलना चाह रहे हैं, ये भी एक तरह का रेजोनेंस इज ए स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, जहां पे क्या हो जाता है वो सुनना, वही भी हम नहीं बता रहे क्योंकि क्वेश्चन आता है रेजोनेंस, जैसे हम तुमको बताए थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है भैया, वहां पे आपका लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और वहां पे क्रिटिकल एंगल से आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो उसी तरह रेजोनेंस होने के लिए बॉडी का क्या जरूरत है वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आता है तुम लोग को। The increase in the amplitude when the driving force is close to the natural frequency of the oscillation is called resonance. वेट, द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, तो भैया एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम तुम लोग को बताए थे जब एन एफ के बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, अभी बताए तुम लोग को, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्राइविंग फोर्स बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, इज क्लोज टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्लोज का मतलब ही हम तुमको सीधे सीधे बता रहे हैं कि एन जो है वो क्या चीज के बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, तभी हम लोग इसको क्या बुलाएंगे, रेजोनेंस बुलाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, जब एन एफ के बराबर हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इसी केस को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस बुलाते हैं। पहला बात।
Resonance is when the natural frequency of a system is equal to the frequency of an external. देख आ गया ना वही बात, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस इज व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एन ऑफ ए सिस्टम इज, या सिस्टम मतलब बोले कि ये वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम बोले तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिस्टम का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस में आ जाएगा बॉडी। दिस रिजल्ट इन ऑक्सिलेटिंग, और इसके कारण से क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड। तो लगभग ये तो बराबर ही हो गया भैया, एक ही बात तो बोल रहा है ये दोनों। अब देख force. This results in oscillating and an increase in amplitude. Take दिख रहा होगा तुम लोग को ये क्या है, दे बोथ आर ट्यूनिंग फॉक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्यूनिंग फॉक्स, जिसके बॉक्स नीचे देखो, ठीक है, ये तुम्हारे बुक का पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे बुक में तुम देखो, पेज पलटा के तुमको ये डायग्राम दिख जाएगा, जहां पे तुमको दो ट्यूनिंग फॉर्क को आमने सामने रखा गया है, ध्यान देना तुम। two hollow boxed A and B. Open it one side. Place two boxes with their open sides facing each other with some distance. ठीक है, बोला कि दो बॉक्स को आमने सामने रखो, जिसमें से दोनों बॉक्स को में क्या है, एक साइड ओपन है, एक साइड क्या है, ओपन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने का मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा वो ध्यान देना तुम लोग, यही सबसे मेन चीज है इसमें। Apart. Mount two tuning forks of same natural frequency. ठीक है, दो ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है भैया, सेम है, One each on the two boxes. Vibrate the tuning fork on the box A. The tuning fork on box B. या नीचे देख कुछ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे करके स्ट्रक किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, जो ए से बी के तरफ ट्रेवल कर रहा है। भैया ए को हम लोग टच किए, दोनों का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी था N1 और N1 दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम था भैया। अब हम इसको क्या किए, एक कुछ भी लाके से मतलब मेटेलिक बॉब बुला के उसे स्ट्रक करा दिए, तो भैया ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो इसमें हम ये जो ऐसे करके स्ट्रक किए, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाए, दिस इज ड्राइविंग फोर्स, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। तो वी विल ऑब्जर्व, ठीक है, ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ से एक साउंड वेव ट्रेवल करेगा जो बी की तरफ जा रहा है, जो नीचे ग्रीन कलर का वेव तुम लोग को दिख रहा होगा। तो तुम लोग देखो क्या इस सिस्टम में क्या चेंज ला देगा, वो ध्यान देना। Also begins to vibrate. क्या हुआ कि भैया बी भी वाइब्रेट करने लग गया, जैसे ये वाइब्रेट कर रहा था, बी भी वैसा ही वाइब्रेट करने लग गया। Resonance. When A is vibrated, the air inside the box A vibrates, and these vibrations are transferred into the box B, and in turn vibrates the tuning fork on B. Activity on forced oscillations and resonance. Vibrate a tuning fork and place it on a table or bench. Then we can hear a loud sound, which is because the tabletop is forced to vibrate under the influence of the vibrating tuning fork. Suspend. ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देखना, ये एक्सरसाइज में है, तुम्हारे बुक में एग्जाम्पल्स में है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुमको यही क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कराने वाले थे, पहले हम तुमको बता देते इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी डिस्कस करने वाला उससे हम पहले ही बता देते। इसका अरेंजमेंट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चार पेंडुलम है, जिसमें से ए और सी का लेंथ सेम है, बी और डी का लेंथ अलग अलग है, ठीक है, एकदम क्लियर रखो। ए बी सी डी में ए और सी का लेंथ सेम है और बी और डी का लेंथ सबसे अलग है, ठीक है भैया। चलिए उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए, तुम लोग से पूछते हैं कि यहाँ का फ्रीक्वेंसी क्या चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मेरे को बताओ सबसे छोटा का लेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका आएगा?
ठीक A है, और तो यहाँ C। पे भैया ए और सी बराबर लेंथ का है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन तेरे बुक में एक का छोटा लेंथ दिया होगा, ठीक है, मतलब सी ए और सी से भी छोटा दिया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पे देखो क्या लिखता है, सस्पेंड 4 पेंडुलम्स, हम एकदम नहीं बोलेंगे इसके बाद, तुम लोग देखना ऑब्जर्वेशन क्या होगा। सस्पेंड 4 पेंडुलम्स ए बी सी डी इन विच ए एंड सी आर ऑफ सेम लेंथ, भैया ये दोनों का लेंथ सेम दिया है, ठीक है। एक समय पे एक ही को स्ट्रक करेंगे, क्या होगा वो देखना तुम लोग। बी एंड डी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, हमको कोई मतलब नहीं है क्या लेंथ है, ज्यादा हो या कम हो, सेम लेंथ का नहीं है, बस यही है। व्हेन पेंडुलम ए इज ऑक्सीलेटेड, ए को ऑक्सीलेट करेंगे तो बी सी और डी पे क्या असर होगा, ये चीज तुमको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है। तुम अपना भी एक्सरसाइज में पलटा के देख सकते हो, एग्जाम्पल में देख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ वो हम तुमको दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना ऑब्जर्वेशन क्या होता है। हम एक चीज इसमें जरूर बता देते, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसी पे ये डिपेंड करता है, इसी पे ये डिपेंड करता है, ये चीज ध्यान रखना बस। चलो देखो, And 4 pendulums A, B, C, D, in which A and C are of same lengths, B and D are of different lengths. When pendulum A is oscillated, the other 3 pendulums also start oscillating. देखो क्या हुआ, सबसे पहले व्हेन पेंडुलम ए इज ऑक्सीलेटेड, तो बी सी डी सब भैया ऑक्सीलेट करने लग गया, सब का सब ऑक्सीलेट करने लग गया। अब क्वेश्चन आएगा कि कौन कितना ऑक्सीलेट करेगा, किसका कितना एम्पलीट्यूड होगा। भैया ये इधर से इधर जो जा रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है, किसका कितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो पहला बात तो ए ऑक्सीलेट किया तो बी सी डी सब ऑक्सीलेट करने लग गया, ठीक है। A and C are in देखो एक चीज क्या हो रहा है, सबका मोशन देखो, ए और सी एक जैसा कर रहा है एकदम। resonance with each other, and the oscillations of B and D are called forced. अब देखो कौन बच्चा इस मेरे को बता सकता है, ए एंड सी बोलता है रेजोनेंस में है, कैसे रेजोनेंस में आया, कौन बच्चा बता सकता है। फ्रीक्वेंसी n सेम है। equal to f, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि भैया दोनों का लेंथ सेम है, क्योंकि उसका लेंथ सेम है, वेरी गुड। Oscillations. Examples. When soldiers ये भी एग्जांपल्स में दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज दिखा दिया है खाली। व्हेन सोल्जर्स आर क्रॉसिंग इन ए सस्पेंशन ब्रिज, दे आर आस्क्ड टू ब्रेक द स्टेप। मार्च पास्ट होता है स्कूल में, तुम लोग देखा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। तो मार्च पास्ट जो होता है, तो जब हम लोग सब एक साथ ये मार्च पास्ट करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे रेजोनेंस क्रिएट होता है। तो अगर क्या होगा, वो एक रेजोनेंस, अच्छा हम क्या बोले, वहां पे एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगा। वो फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो भैया ब्रिज कस कस के, देखिए ब्रिज क्या हो गया, ऐसे करके मूव किया हुआ है। ये तुम्हारा सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज देख ले कैसा होता है, एक हम लोग का हावड़ा ब्रिज देखा होगा, वो सस्पेंशन ब्रिज नहीं है, अलग अलग तरह का ब्रिजेस बनता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए टूटा हुआ दिखा रहा है, यहाँ पे ये टूट गया है, तो ये टूट गया है। अब ये ऐसे बस बताया है, ये नहीं बता रहा है कि वहां सोल्जर्स लोग के कारण टूटा है। तो बोला जाता है दे आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स। ब्रेक देयर स्टेप्स का मतलब है कि आप मार्च पास्ट करके नहीं, पैदल चलिए वहां पे। कारण क्या है कि भैया अगर इस ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे पैदल चलने के मार्च पास्ट के फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो ये कस कस के वाइब्रेट करने लगेगा और ये ब्रिज क्रम्बल कर जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको फुट स्टेप्स को मतलब पैदल चलने बोलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम लोग को बताते क्या होता है। तुम लोग देखा होगा, जब हम लोग स्कूल में असेंबली में बैठते हैं, प्लेग्राउंड में बैठते हैं, असेंबली में खड़े रहते हैं, तो स्पीकर का एकदम की करके एकदम कस के आवाज करता है। तो वो जो की करके जो कस के आवाज कर रहा है, ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है, वो रेजोनेंस के कारण हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो जाता है, जिसके कारण तुम दिखता है कितना अनडिस्टर्बिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही जो है वो एक रेजोनेंस का, एक एग्जांपल्स का, क्या गिव रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। तो एक हम यहाँ पे बताए, तेरे बुक में हुए बहुत सारा। देख अभी इतना चीज जो डिस्कस किया हम तुमको दिखा देते, एक क्लास और तुम लोग का ये पार्ट कंप्लीट। crossing a suspension bridge, they are asked to. देख ये जो क्वेश्चंस दिखा रहा है, ये सब तेरे बुक में हम दिखा देते पहले। देख ये वाला जो है ट्यूनिंग फॉक वाला, ये वाला बॉक्स का भी हम तुमको बताए थे। एक बार खाली रीजन पढ़ना, कल हम फिर पढ़ाएंगे तुम लोग को ये चीज, ठीक है। और अभी जो हम तुमको ब्रिज वाला बता रहे थे, ब्रिज वाला है, टीवी वाला है, ये सारा चीज तुमको दिखेगा। ये देख, ये रहा तेरा पेंडुलम लेंथ वाला जो दिखाए थे, ठीक है। ए भी हम तुमको बोले ना, एक बुक में छोटा दिखाया है, तो वो बताएंगे, ये इसका कारण भी बताएंगे। एक ये हुआ,
इस पे क्वेश्चन रहता है, तुम पीछे एग्जाम्पल में भी देखना, तेरे को दिख जाएगा। अभी ये जो फुट स्टेप, सेम यही लाइन लिखा हुआ है, सोल्जर्स आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स। लोग दिखाते हैं, ठीक देखें यहाँ पे, when a troop crosses a suspension bridge the soldiers are asked to break their steps। ये सब गिव रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखता है देख, the reason is that when soldiers march in step, जब भैया हम लोग स्टेप में चलते हैं, each soldiers exerts a periodic force in the same phase and therefore the bridges executes the force vibration of frequency equal to तो वहां पे यही बताना चाह रहा है कि अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी इसके फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, फोर्स फ्रीक्वेंसी से, तो वो ब्रिज क्या हो जाएगा, कस कस के वाइब्रेट करने लग जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लिखता है लास्ट में देख, द ब्रिज विल वाइब्रेट विद ए लार्जर एम्पलीट्यूड ड्यू टू रेजोनेंस एंड द सस्पेंशन ब्रिज में कोलैप्स, तो ब्रिज गिर सकता है। तो इसीलिए वहां पे बोला जाता है अब वहां मार्च पास्ट नहीं, पैदल चल जाइए। तो ये चीज है, तो ये हम तुम लोग को बताएंगे। एक क्लास और तुम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।